10वीं कक्षा के राजनीतिक विज्ञान में एक चैप्टर है जिसमें हमको जेपी आंदोलन के बारे में पढ़ना है। जेपी आंदोलन का स्वरूप क्या था, किन परिस्थितियों में यह हुआ, क्या इसका परिणाम रहा, इसके बारे में डिटेल में उसमें पढ़ना है। तो मैं आज आपको एक ऐसे व्यक्ति से मिलवा रहा हूँ जो उस जेपी आंदोलन में सक्रिय थे। उन्होंने उस आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। उस आंदोलन में वे जेल भी गए और जेपी के आंदोलन को सफल बनाने में अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। बाद में वे रामविलास पासवान, पूर्व रेल मंत्री, भारत सरकार के बहुत निकट सहयोगी भी रहे। और आज हम उन्हीं जेपी सेनानी श्री अनिल कुमार सिंह साथी से बात करते हैं और जानते हैं जेपी आंदोलन के बारे में जेपी के सेनानी से। तो सबसे पहले स्वागत है आपका नेताजी। आपने जो मुझे आमंत्रित किया इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। अब हम आपसे यह जानना चाहेंगे कि आपका बचपन कैसा रहा, जन्म कहाँ हुआ। तो जन्म और बचपन से जुड़ी हुई बातों को हमसे शेयर करें। जन्म तो मेरा वैशाली जिला अंतर्गत मानार प्रखंड ग्राम चमड़हरा में हुआ और बचपन में हम लोग थोड़ा शरारत करते थे, शरारती बच्चे में गिने जाते थे। स्कूल में जाते थे, स्कूल में भी कुछ शरारत करते थे, नटखट बच्चे में थे। हमारी माँ घर पर रहती थी, कोई वैसे गार्जियन नहीं रहते थे कि बाहर का उनको जो हम नटखट करते थे वो शिकायत मिले और उस पर वो हमको शासन करे। हमारे पिताजी सर्विस में थे, आस पड़ोस में भी कोई ऐसे संस्कारी व्यक्ति नहीं थे जो हमको संस्कार देते। और इसी तरह गुजरा बचपन, तो बहुत अच्छा लगा। अभी भी याद करते हैं तो सुभद्रा कुमारी चौहान का एक जो कविता है कि बचपन तू फिर से एक बार आ जा, इच्छा होता है कि फिर से एक बार बचपन आ जाए। जो बचपन में आनंद लिए वो अब नहीं मिल रहा है। हाँ, बचपन एक बहुत अच्छा पड़ाव लाइफ का होता है किसी भी व्यक्ति के जीवन में। अब हम आपसे यह जानना चाहेंगे कि आपकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा कहाँ से हुई, किस स्कूल से, और प्रारंभिक शिक्षा के बारे में आप बताएं। प्रारंभिक शिक्षा तो हमें चमड़हरा गांव में ही माध्यमिक विद्यालय से हुआ, उसके बाद जगदीश उच्च विद्यालय में, और उसी दरमियान जेपी आंदोलन हुआ। पहले तो गुजरात में आंदोलन हुआ, वहाँ के छात्र आंदोलन किए और वहाँ सफल हुए। फिर वह सर्वोदय नेता स्वर्गीय जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी के जो तानाशाही व्यवस्था हो गया था, महंगाई बढ़ गई थी और अराजकता का माहौल बना हुआ था। चूँकि उस समय पैसे भी कम थे और महंगाई अधिक बढ़ गया था, लोगों में त्राहिमाम हो रहा था। एक एक कपड़ा पहन करके हम लोग 7-7 दिन रहते थे। और उस समय जेपी का आंदोलन हुआ। हमारे एक जो गुरु थे स्वर्गीय ठाकुर वीरेंद्र सिंह, उन्होंने हमको प्रेरित किया और हम लोग उसमें 10 लड़के उनके साथ रह करके और जहाँ तहाँ जो है सरकार के खिलाफ में आंदोलन करना शुरू किए। और इसी बीच में 19 अगस्त को हमारी गिरफ्तारी हुई। करीब 2 महीने तक हम जेल में रहे। जेल में बहुत सारे आंदोलनकारियों थे, उन लोगों से मुलाकात हुआ। हमारे मुंशी लाल राय भाई थे, उनसे मुलाकात हुआ। मुनेश्वर भाई थे, उन लोगों से मुलाकात हुआ। और सब लोग हमको जो है से इसमें प्रेरित किए कि आप और बढ़ चढ़ के भाग लीजिए। हम और बढ़ चढ़ करके भाग लेना शुरू किए और उसका परिणाम हुआ कि स्वर्गीय जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में
ये जो आंदोलन है ये सफल हुआ। किसी भी बच्चे के जीवन में उसके माता पिता का एक बहुत बड़ा रोल होता है, तो हम आपके माता पिता के बारे में कुछ जानना चाहेंगे, उनके बारे में कुछ शेयर करें हमसे। हमारे पिताजी तो सर्विस में थे, वो तो महीना 2 महीना पर आते थे, लेकिन माताजी घर पर थी और संजोगवश माताजी अभी भी लगभग 100 वर्ष की है। बचपन में वो हमको देखभाल करती थी, आज हम माताजी को देखभाल कर रहे हैं। और माताजी का जो हम लोगों के ऊपर पोसने पालने का जो दायित्व था उसको भरपूर निभाई, जितना उसका क्षमता था उस लायक। हम लोग ही थोड़ा ये थे कि माताजी से झूठ बोल देते थे, कुछ बोल देते, फिर भी माता माता है। और बच्चे को माता पिता से पहला गुरु तो माता ही होती है। माता पिता के जो संस्कार हैं और माता पिता जो संस्कार देते हैं, उस संस्कार के द्वारा ही बच्चा का भविष्य बनता है। हमको भी ऐसा ही हुआ कि माताजी का संस्कार हमको मिला और उस संस्कार से ही हम लोग सही रास्ता ले, चूँकि हम लोगों को कोई ऐसा न समाज में मार्गदर्शक करने वाला था, न कोई गार्जियन था। फिर भी जो क्षमता हमारी माता की थी, माताजी दी और हम लोग माताजी के बताए हुए रास्ते पर चलने का प्रयास किए। लेकिन कम उम्र रहने के कारण और ज्ञान कम रहने के कारण थोड़ा बहुत माता जी से भी हम लोग झूठ साँच बोलते थे, और फिर भी माताजी इन तमाम चीज़ों को माफ़ करके और हम लोगों को आगे बढ़ाने का प्रयास करती रही। इसके बाद नेताजी हम जानना चाहेंगे कि जेपी मूवमेंट, जिसका असर न केवल बिहार पर हुआ बल्कि पूरे भारत पर हुआ, और उस जेपी आंदोलन से आप कैसे जुड़े, इसके बारे में कुछ बताएं। जेपी आंदोलन बिहार के अलावा पूरे देश में ज़ोर शोर से पकड़ लिया, क्योंकि पूरा देश श्रीमती इंदिरा गांधी के शासनकाल में जो अराजकता हो गया था उसके विरुद्ध में पूरा जनता, उसमें आपातकाल भी लागू कर दिया गया था। कोई कुछ डर के मारे कोई कुछ कहीं बोलता नहीं था। ऐसा भी था कि अगर हम लोग कहीं चलते थे तो जो यहाँ के हमारे साथी लोग थे वो हमारे साथ नहीं चलते थे, इसलिए कि पुलिस हमको भी पकड़ लेगी। और हमारे जो गुरु थे ठाकुर वीरेंद्र भाई, वो हमको लेकर के चलते थे। कहीं जहाँ भी कहीं सम्मेलन होता था या जहाँ भी कहीं आंदोलन का ज़रूरत था, कहीं कहीं पर प्रदर्शन करने का, कहीं रेल रोकने का, या गांधी मैदान में स्वर्गीय जयप्रकाश नारायण जी का भाषण था वहाँ पर भी, या कदम कुआं, इन तमाम जगहों पर जाने के बाद और हम इनके जो बताए हुए जो ये लोग बताते थे वो हमारे समझ में आया कि नहीं, इस देश में एक संपूर्ण क्रांति की ज़रूरत है जिसमें बदलाव होना ज़रूरी है। और यही सोच करके हम इस आंदोलन में पूर्ण रूप से सक्रिय हो गए। नेताजी, जेपी आंदोलन के अनेकों परिणाम हुए। पहला जो सबसे बड़ा परिणाम यह हुआ कि कांग्रेस को पहली बार भारत में सत्ता से बेदखल होना पड़ा। पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी जेपी आंदोलन के बाद ही। ये तो पूरे देश स्तर पर हुआ, बिहार में भी इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा और कमोबेश देश के प्रत्येक हिस्से में इसका प्रभाव पड़ा। बिहार पर विशेष रूप से इसलिए पड़ा क्योंकि यह आंदोलन यहीं पटना से शुरू हुई थी और उस आंदोलन में बहुत सारे लोगों ने हिस्सा लिया। और वर्तमान समय में राजनीति में, बिहार की राजनीति में जो शीर्ष पर जो भी लोग हैं, चाहे वह बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार हों, पूर्व मुख्यमंत्री श्री लालू प्रसाद यादव हों, पूर्व उप मुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी हों, इन ऐसे बहुत सारे नेता, ये सब जेपी आंदोलन की ही उपज रहे हैं। तो अनेक परिणाम हुए जेपी आंदोलन के। तो हम आपसे यह जानना चाहेंगे, इन अनेकों परिणामों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण परिणाम आपके विचार से क्या रहा जेपी आंदोलन का? हमारे विचार से ये रहा कि उस समय जो जितने भी युवा थे
उसमें लालू प्रसाद जी आए और हम लोग, चूँकि लालू प्रसाद जी गरीबी से उठे थे, संघर्षशील व्यक्ति थे, वो गरीबों के दिल पर छा गए और वो इस तरह से यहाँ का मुख्यमंत्री काल में काम किए कि जो यहाँ के दलित पीड़ित या कमज़ोर है, चाहे वह किसी जाति का हो, उससे नहीं, उस समय में वो है एक आदर्श हम लोगों का थे और हम लोग उनको तहे दिल से जो ये अपना नेता मानते थे, क्योंकि वह एक कर्मठ संघर्षशील व्यक्ति थे। हमारे विधानसभा में उनके दल के मुंशीलाल भाई थे, जो वो भी एक कर्मठ, आज तो ऐसा नेता मिलना मुश्किल है। मुनेश्वर भाई थे, उन लोगों के तरह आज अब मिलना मुश्किल है। इन लोगों के साथ ही हम लोगों का जीवन कटा और वो बहुत अच्छे से मुख्यमंत्री का निर्वाह किए। ऐसे तो हर आदमी में मेरिट और डिमेरिट होता, लेकिन विपक्ष या जो विरोधी है वो मेरिट को दबाना चाहता है, डिमेरिट को ही जनता के बीच में ला करके रखा जाता है। और आज इसी के मार में लालू प्रसाद जी को फंसाया गया, नहीं तो वो तो बहुत अच्छे, और आज तक जितना बिहार में जो भी गरीब को अगर उठाने का काम किए, तो एक तो स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी और दूसरा में लालू प्रसाद जी। मैं इनसे बहुत ये करीबी तक था और इनका जो भी विचार था या जो कार्यक्रम होता था उसमें मैं बराबर भाग लिया करता था। अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि जेपी आंदोलन के बाद तो बहुत सारे नेता हुए बिहार में, पूरे देश में, तो क्या जेपी के शिष्यों ने जेपी की परंपरा को, उनकी सोच को सार्थक बनाया, सही साबित किया, आगे बढ़ाया, या कहीं वे दिग्भ्रमित भी हुए? देखिए, जब जेपी जयप्रकाश नारायण के ही समय के ये श्री नीतीश कुमार जी जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं, ये सबसे अच्छा जयप्रकाश नारायण जी का शिष्य के रूप में माने जाते हैं। और जयप्रकाश नारायण जी का जो सोच था उनको ही लेकर के चलने में प्रयास करते हैं। यहाँ के जनता या हम लोग 97 या 99% ही हम लोग भ्रष्ट हैं। जब तक जनता किसी को साथ नहीं देगा तब तक कोई भी मुख्यमंत्री हो, किसी का भी सरकार हो, कहीं पर कोई बदलाव नहीं आएगा। ऐसे आज जो हमारे नीतीश कुमार जी हैं, इनके ऊपर कहीं कोई दाग नहीं है। यह अच्छा से लेकर के बिहार को चलना चाहते हैं। जहाँ तक विपक्ष के है, तो विपक्ष को चाहिए कि हर रचनात्मक जो काम हो उसमें सत्ता को पक्ष को सहयोग करे, क्योंकि विपक्ष ही सत्ता पक्ष को रास्ता दिखाता है। तो अच्छे सरकार चलाने के लिए एक अच्छा विपक्ष को होना ज़रूरी है और उसमें सुशील कुमार मोदी को हम मानते हैं कि वह सरकार के जो रास्ता भटकती है तो कहीं कहीं पर वो सही दिशा देने का काम करते हैं। अब हम आपसे वर्तमान राजनीति के संदर्भ में जानना चाहते हैं कि वर्तमान राजनीति का क्या स्वरूप है, किस दिशा में यह जा रहा है। तो वर्तमान राजनीति के संदर्भ में आपके क्या विचार हैं, यह हम जानना चाहेंगे। वर्तमान राजनीति तो जातीयता पर आधारित हो गया है। अब इसमें अच्छे लोगों को पहचान करना मुश्किल है, या अच्छे लोगों को लोग मदद नहीं करके, चाहे वह जिस जाति का है उस जाति को ही लोग, अपने जाति को ही, चाहे वह बुरा हो या अच्छा हो, उससे कोई मतलब नहीं है। कोई अच्छे व्यक्ति है लेकिन उसका जात में अगर आधार कम है तो उनको लोग पसंद नहीं करते हैं। आज के राजनीति का माहौल सबसे घटिया माहौल है, चमचागिरी का माहौल है। जिस दिन कार्यकर्ता नेताओं का चमचागिरी करना बंद कर देगा, उसी दिन इस देश का कल्याण हो जाएगा। लेकिन आज चमचागिरी करने का समय राजनीति चल रहा है, पैसा का राजनीति चल रहा है। तो इस अर्थव्यवस्था में हर आदमी को सफल होना या देश को सही रास्ता दिखाना बड़ा असंभव बात है।
अब नेताजी हम आपसे यह जानना चाहेंगे कि वर्तमान समय में जो युवा राजनीति के क्षेत्र में आना चाहते हैं उनके लिए आपका क्या संदेश होगा? जहाँ तक वर्तमान में जो युवा चाहते हैं कि हम राजनीति में आवे, तो पहले तो उनको अपने मन से जो लालच है कहीं पर भी नहीं होना चाहिए। लालच को अपने मन से निकाल देना चाहिए। अब राजनीति बहुत कठिन चीज़ है अब, चूँकि पूरे बिहार में जातीयता पर आधारित है, तो उस परिस्थिति में उनको एक ईमानदार और एक कर्मठ और डिग्रीधारी नहीं, ज्ञान लेकर के, शिक्षा लेकर के वो जनता के बीच में रहे, नेताओं के पीछे मत दौड़े। अगर जनता के बीच में रहेंगे तो वह जनता उनको नेता तक पहुंचा देगा। लेकिन अगर नेताओं के पीछे रहने पर अगर वो चाहेंगे कि हम सफल हो जाएं, तो कोई भी नेता आज नहीं चाहता है कि हमारा जो फॉलोअर हो, हमारा अनुयायी हो, वो बुद्धिमान हो। तो इसलिए आप अपना बुद्धि का परिचय जनता में दें, ईमानदारी से रहें, लालच जो है अपने मन से बिल्कुल निकाल दें। कभी कभी आपको टूटना पड़ेगा, तो जब तक आप इसमें टूटेंगे नहीं, जब तक झुकेंगे नहीं, तब आप उठेंगे नहीं। और नेताओं के पीछे न जा कर के आप जनता के बीच में रहें, आज न कल सफल होंगे ही आप। नेताजी, यह चैनल मैथ्स भेदी जी बाय नितिन कुमार सिंह शिक्षा से जुड़ा हुआ है। तो अभी जो बच्चे मैट्रिक में हो या इंटर में हो या किसी भी तरह के प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हों, उन विद्यार्थियों के लिए आपका क्या संदेश होगा? आज जो शिक्षा है वो बड़ा टॉप का है, और उसमें विद्यार्थी को एक कविता पढ़े थे कि मुझे मेरे दोस्त से बचाओ। तो पहला काम होगा कि उनको पढ़ाई के अलावा बाकी जो संगत है वो बस नर नमस्कार तक ही रहे। कभी किसी के जन्मदिन में या कभी किसी के बारात में जाने के लिए नहीं, बल्कि उनसे ज्ञान लेने के या सहयोग लेने का ही काम करे या सहयोग देने का काम करे। होता क्या है कि मान लीजिए कि आज उनका कोई दोस्त जन्मदिन मना रहा है और वो बोलेगा कि आज हम जन्मदिन मना रहे हैं, आज थोड़ा दारू चलेगा या सिगरेट चलेगा, आपको भी उसमें आना है। तो आप अगर मना कर देते हैं कि नहीं हम नहीं जाएंगे, तो वो कहेगा कि तो हम आज जन्मदिन मनाएंगे ही नहीं। फिर दूसरे तीसरे दोस्त आपको कहेगा कि नहीं तब चलो भाई हम भी तो नहीं लेते हैं, चलो एक रोज ले ही लेंगे तो क्या करेंगे। लेकिन वही जो है आपका जो रास्ता भटकाने का शुरुआत है, वहीं से शुरुआत हो जाएगा। आप उनको ऑफ़र करें, धन्यवाद दे दीजिए और कहिए कि इससे यह आप भी मत कीजिए और हमें भी इस पर आमंत्रित नहीं कीजिए। तो आप चरित्र बना के अगर रहेंगे, आज के जो शिक्षा है उसमें आप सफल हो पाएंगे। नेताजी, आप मेरे आमंत्रण पर यहाँ आए, अपने विचारों को साझा किया, जेपी आंदोलन के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ दी, वर्तमान राजनीति के संदर्भ में बताया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, नमस्कार। तमाम जो इस चैनल को देखने वाले हैं उनको हम नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं, और जो इंटरव्यू लिए हमसे उनको भी, इस चैनल को भी धन्यवाद देते हैं।